हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। देखिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं ये टोटल जो है आपके टीआरई के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है बीपीएससी की प्रीलिम्स के अभी तक जितने भी क्वेश्चन बिहार में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी आप लोग इसको कवर करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? बताइए, जेनेटिक्स जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? बताइए, मेंडल के नियम का अध्ययन है, जैव विकास का अध्ययन है, डीएनए संरचना का अध्ययन है, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। तो बताइए, जेनेटिक्स जो होता है यह निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आनुवंशिकता और विचरण का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मेंडल को कहा जाता है। और डीएनए की द्विगुणित संरचना का मॉडल प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो ये जीडी वाटसन और क्रिक ने किया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि जैव विकास के कितने सिद्धांत हैं? तो जैव विकास के सिद्धांत जो है 3 हैं। एक लामार्कवाद है, एक डार्विनवाद है और एक उत्परिवर्तनवाद है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? बताइए, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले कौन थे? बताइए, न्यूटन ने समझाया था, आइंस्टीन ने समझाया था, चार्ल्स डार्विन ने समझाया था या फिर लामार्क ने समझाया था? तो देखिए, जीव विकास को समझाने वाले जो थे ये लामार्क थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि लामार्क के द्वारा दिया गया था। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत पूछेगा किसके द्वारा दिया गया था, तो लामार्क के द्वारा दिया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डीएनए की खोज किसने की थी? बताइए, डीएनए की खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया था? बताइए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था, गेगर मेंडल के द्वारा किया गया था, जोहानसन के द्वारा किया गया था या फिर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था? तो बताइए, डीएनए की खोज जो है यह किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, डीएनए की खोज जो है ये किया गया था फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए की खोज जो है 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि डीएनए की संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है ये डीएनए की संरचना की खोज किए थे और फ्रेडरिक मिशर जो थे ये डीएनए की खोज किए थे। तो इस समय अंतर है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, डीएनए की संरचना की खोज जो है ये 1953 में हुआ था और ये जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सोने के आभूषण को साफ किया जाता है। बताइए, सोने के आभूषण को साफ कैसे किया जाता है? बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सिलिका से, सोडियम क्लोराइड से, एक्वा रेजिया से? तो देखिए, सोने के आभूषण जो होते हैं इनको साफ करने के लिए अम्लराज से साफ किया जाता है, जिसे एक्वा रेजिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोने के आभूषण को साफ करने के लिए जो है एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, आप लोगों से पूछता है कि एक्वा रेजिया जो है ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना होता है, जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक जो है 3 भाग होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है 1 भाग होता है। तो 3:1 से जो है एक्वा रेजिया को तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि एक्वा रेजिया जो है किससे किसके मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना है। बताइए, अगर समाचार पत्र में हम हमेशा भोजन को उसमें क्या कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, तो बताइए इससे कौन सा संदूषित हो सकता है? बताइए, कैल्शियम से हो सकता है, मैग्नीशियम से हो सकता है, कोबाल्ट से हो सकता है या फिर सीसा से हो सकता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पीवी लेड होता है। ऑप्शन नंबर डी सीसा इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समाचार पत्रों की स्याही में जो है भारी मात्रा में लेड पाया जाता है और लेड को ही सीसा भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इससे कैंसर हो सकता है, इससे जो है कैंसर, इसी से ऑर्गन फेलियर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन सी बीमारी जो है इससे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है। बताइए लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण जो है निम्नलिखित में से क्या है? बताइए फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रेट है, ल्यूसीफर है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? तो देखिए लहसुन की तीक्ष्ण गंध का जो कारण है यह सल्फर होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण जो होता है यह सल्फर होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो न्यूट्रॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? बताइए दो न्यूरॉन है, देखिए यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहा जाता है? बताइए डेंड्रॉन कहा जाता है, किनेसिस कहा जाता है, आक्सोन कहा जाता है या फिर सिनाप्से कहा जाता है। तो बताइए दो न्यूरॉन्सों के बीच के गैप को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। तो बताना है आप लोगों को इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है या फिर अर्धचालक है। बताइए सोना है, चांदी है, ग्लास है या फिर सिलिकॉन है। तो देखिए सिलिकॉन जो होता है ये अर्धचालक होता है, जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिलिकॉन का यूज जो है कंप्यूटर में किया जाता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी किया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। कंप्यूटर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में जो है सिलिकॉन का यूज होता है और सिलिकॉन जो होता है अर्ध सेमीकंडक्टर होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? बताइए रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण जो हैं यह किसके कारण होते हैं? बताइए श्यानता के कारण होता है, विशिष्ट गुरुत्व के कारण होता है, इलास्टिसिटी के कारण होता है या फिर सतह तनाव के कारण होता है। तो बताइए रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण जो है ये किसके कारण होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सरफेस टेंशन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सतह तनाव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग सरफेस टेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा पतली सुई का पानी पर तैरना किसके कारण होता है? तो यह भी सरफेस टेंशन के कारण होता है, जिसे सतह तनाव कहते हैं। अगर पूछेगा आप लोगों से गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना ये किसके कारण होता है? तो यह भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। अगर पूछेगा साबुन के घोल के बुलबुले का बड़ा बनना इस किसके कारण होता है? तो यह भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। अगर पूछेगा समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डालना यह किसके कारण होता है? तो यह भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। अगर पूछेगा मिट्टी के तेल के छिड़काव से मच्छर के लार्वा का पानी में डूब जाना यह किसका कारण है? तो यह भी सरफेस टेंशन का कारण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहते हैं निर्मुक्त होता है तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? बताइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के निकलने से क्या होता है? बताइए बीटा मॉलिक्यूल होता है, ओजोन मॉलिक्यूल होता है या फिर हीलियम मॉलिक्यूल होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसी को CFC कहते हैं। ये जब निकलता है तो यहाँ से जो है ओजोन परत को क्षरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किससे निकलता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिम कॉर्बेट पार्क जो है कि किस राज्य में स्थित है? बताइए जिम कॉर्बेट पार्क जो है यह किस राज्य में स्थित है? बताइए ओडिशा में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है या फिर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है और यह जो है इसे 1936 में जो है स्थापित किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इसे 1956 में नाम बदल दिया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर, किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? बताइए किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र जो है सबसे अधिक है? बताइए ओडिशा में सबसे अधिक है, बिहार में सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है या फिर उपयुक्त उत्तर प्रदेश में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो देखिए आरक्षित वन क्षेत्र जो है सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरक्षित वन क्षेत्र जो है सबसे अधिक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगर पूछेगा कि प्रतिशत के हिसाब से जो है किस राज्य में सबसे अधिक है तो मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड।
तो एक क्रम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा देश का कुल वनावरण कितना है तो 24.62% है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है यह किसके द्वारा किया जाता है? बताइए विषाणु के द्वारा किया जाता है, प्रोटोजोआ के द्वारा किया जाता है, फंजाई के द्वारा किया जाता है या फिर जीवाणु के द्वारा किया जाता है? तो देखिए मिट्टी में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसे जो है ये किया जाता है जीवाणु के द्वारा, जिसे जीवाणु को भी बैक्टीरिया भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये जीवाणु के द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइए जीवाणु की खोज जो है करने वाले कौन थे? बताइए फ्लेमिंग थे, लेम्बल थे या फिर टेमिल थे या फिर ल्यूवेनहाक थे? तो देखिए जीवाणु की खोज जो है ये 1676 ईस्वी में ल्यूवेनहाक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कोशिका वाले प्रोटोजोआ नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? तो यह भी ल्यूवेनहाक आप लोग याद रखिएगा। एक कोशिका वाले प्रोटोजोआ नामक जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? तो ल्यूवेनहाक थे, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? बताइए प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? बताइए एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीव शामिल है, सभी हरे पौधे शामिल हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो देखिए एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रक दुस्साहक में मुख्यतः होता है। तो बताइए मिर्च जो बौछार करवाई जाती है इसमें बताइए क्या होता है? बताइए कैप्सेसिन होता है, काली मिर्च होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कैप्सेसिन इसमें होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दीमक नियंत्रण में किस पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है? बताइए दीमक नियंत्रण में किस पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है? बताइए डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, एस्ट्राजिन का प्रयोग किया जाता है, एड्रेलिन का प्रयोग किया जाता है या फिर कार्बोनिल का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दीमक नियंत्रण में किस पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेलिन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका फार्मूला पूछेगा तो C12H8Cl6 होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है? बताइए ग्लूकोज है, मेडिसिन है, फर्टिलाइजर है या फिर सोडियम क्लोराइड है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अर्धचालक वे सामग्री हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। बताइए अर्धचालक जो है वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। बताइए विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से अधिक होती है, विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है, विद्युत चालकता शून्य होती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चालकता जो होता है ये धातुओं की चालकता से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए अर्धचालक पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं, तो सिलिकॉन याद रखिएगा, जर्मेनियम, गैलीनियम आर्सेनाइड और कैडमियम आर्सेनाइड जो है ये सभी अर्धचालक हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा सिलिकॉन अर्धचालक है या नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गाढ़ कण की खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताइए गाढ़ कण का वैज्ञानिक नाम जो है क्या होता है? हिग्स इलेक्ट्रॉन है, हिग्स बोसॉन है, एक क्वार्क है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए हिग्स बोसॉन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए 21 है, गाढ़ पार्टिकल्स हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि गाढ़ पार्टिकल्स क्या होते हैं। बताइए न्यूट्रियॉन होते हैं, हिग्स बोसॉन होते हैं, मेसन होते हैं या फिर पॉजिट्रॉन होता है? तो देखिए गाढ़ पार्टिकल्स के अंतर्गत जो है हिग्स बोसॉन आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बात 2 बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एक 60वीं बीपीएससी में, फिर 62वीं बीपीएससी में 1 साल गैप करके। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? बताइए इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो होते हैं यह किस रूप में क्रियाशील होते हैं? बताइए उत्पादक के रूप में, अपघटक के रूप में, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? बताइए जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ जो है उपयोगी है? बताइए प्रोसीपियर जूफीफ्लोरा है या फिर नीम है, पीपल है या फिर चंदन है? तो बताइए जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ जो है उपयोगी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसोपियस जूलीफ्लोरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसोपियो जूलीफ्लोरा जो है ये जैव विविधता को कम करने के लिए जो है सबसे अधिक उपयोगी है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए रियो डी जनेरियो में हुआ था, क्योटो में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था या फिर नई दिल्ली में हुआ था? तो बताइए पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जनेरियो में हुआ था 1992 में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है रियो डी जनेरियो में हुआ था और ये 1992 में हुआ था और ये ब्राजील का एक शहर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है पौधों में रंध्र का खुलना किसके प्रभाव के कारण होता है? बताइए पौधों में रंध्र का जो खुलना होता है यह किसके प्रभाव के कारण होता है? बताइए किसके प्रवाह के कारण होता है? बताइए ऑक्सीजन के प्रवाह के कारण होता है, पोटेशियम के प्रवाह के कारण होता है या फिर सोडियम या फिर ABA या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए पौधों में रंध्रों का खुलना जो है इसका प्रवाह जो होता है ये पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका ऑप्शन जो है ऊपर नीचे है, इसमें पोटेशियम ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है? बताइए जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है? बताइए नग्न बीजांड होता है, निषेचन की अनुपस्थिति होती है, बीज की कमी होती है, अपरिपक्व बीजों का गिरना होता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण क्या होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है नग्न बीजांड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है पुंकेसर और कार्पल के बीच स्वपरागण होता है। बताइए पुंकेसर और कार्पल के बीच जो है स्वपरागण होता है एक ही पौधे के अलग अलग फूलों में, एक ही फूल में, अलग अलग फूलों में, एक ही फूल या एक ही पौधों के अलग अलग फूलों में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए पुंकेसर और कार्पल के बीच स्वपरागण होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलग अलग फूलों में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुंकेसर और कार्पल के बीच जो है स्वपरागण जो है अलग अलग फूलों में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? बताइए यूरेनियम है या फिर रेडियम है या फिर थोरियम है या फिर कैडमियम है? तो देखिए अगर पूछेगा आप लोगों से कि रेडियोधर्मी तत्व इसमें से कौन सा नहीं है तो कैडमियम जो होता है रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा इटाई नामक रोग किसके कारण होता है तो कैडमियम की अधिकता से होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यह एक रासायनिक तत्व है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए कलकत्ता में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, चेन्नई में स्थित है या फिर दिल्ली में स्थित है? तो देखिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है तो ये हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र जो है ये हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है,
तो बताइए किसमें जो है तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है जल जाती है? बताइए अवरक्त किरणों के कारण जलती है, क्लोरीन के कारण जलता है, उष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। तो बताइए हवा में कौन सी गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? बताइए हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, या फिर नाइट्रोजन पाया जाता है। तो देखिए हवा में जो है सबसे अधिक मात्रा में गैस पाया जाता है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। ऑक्सीजन का बात करेगा तो 21% लगभग पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए हवाई जहाज की शुरुआत जो है ये करने वाले कौन थे? बताइए राइबर्ट्स ब्रदर्स थे, या फिर जेम्स वाट थे, या फिर हम्फ्री डेविल थे, या फिर वॉन ब्राउन थे। तो बताइए हवाई जहाज का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट्स ब्रदर जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि वायुयान की खोज किसने की थी, तो विल्बर ओरविल राइट्स किया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। और सुरक्षा दीप सेफ्टी लैंप का आविष्कार पूछेगा तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम्फ्री डेविल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। बताइए घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ये किसके होते हैं? बताइए सोडियम सिलिकेट के होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, या फिर जर्मेनियम ऑक्साइड के होते हैं, या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड के होते हैं। तो बताइए घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है किसके होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए 1905 ईस्वी में किया गया था, 1906 ईस्वी में किया गया था, 1904 ईस्वी में किया गया था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है यह 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1934 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को जो है वर्तमान में जो है वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है वन अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिसे किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये चौथा था, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी तैयारी 3.0 में, जो कि कैंसिल हो गया था। और ये बताइए कि ओडिशा में जो गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन है, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कि यह जो है किस जिला में स्थित है। तो देखिए कोरापुट जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरापुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? बताइए अधिकांश प्रवासी पक्षी जो होते हैं इस शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? बताइए पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, या फिर पश्चिम से पूर्व, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अधिकांश प्रवासी पक्षी जो हैं इस शरद ऋतु में उत्तर से पश्चिम जो है मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए मायोपिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए मायोपिया बीमारी जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए आंख से संबंधित है, गला से संबंधित है, कान से संबंधित है, या फिर नाक से संबंधित है? तो देखिए मायोपिया जो होता है यह आंख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोगों से निकट दृष्टि दोष नहीं पूछता है, इसका इंग्लिश पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया कहते हैं। और यह जो है आंख से संबंधित बीमारी है, और यह जो होता है अवतल लेंस जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष में पूछे या फिर मायोपिया में पूछे कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? बताइए अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग होता है? बताइए प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं, प्रति जैविक का प्रयोग करते हैं, पीड़ाहारी का प्रयोग करते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अपच का उपचार करने के लिए जो है इसमें प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपच के उपचार में जो है प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वेक्टर टीके के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? बताइए किसी मरीज का या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर, वायरस को किसी विभिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस को किसी विभिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पीवीसी किसका पॉलीमर है? बताइए पीवीसी जो होता है यह किसका पॉलीमर होता है? बताइए स्टाइरिन का पॉलीमर होता है, कार्बोनेट्स का पॉलीमर होता है, प्रोपेन का होता है, या फिर विनाइल क्लोराइड का होता है? तो बताइए पीवीसी जो होता है यह किसका पॉलीमर है? तो देखिए पीवीसी जो है यह विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीवीसी जो होता है यह विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? बताइए कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, या फिर पोटेशियम है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एक धातु का नाम निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए पारा है, तांबा है, ब्रोमीन है, या फिर जस्ता है? तो देखिए कमरे के ताप पर जो है ये पाया जाता है। बताइए कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है। लेकिन अगर पूछेगा कि कमरे के ताप पर जो है एक अधातु कौन सा है, तो ये अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? बताइए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो है क्या होता है? बताइए रबड़ है, गीली चिकनी मिट्टी है, स्टील है, प्लास्टिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो देखिए स्टील जो होता है ये सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या होता है? तो स्टील है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ऊर्जा के विकल्प के रूप में स्वरूप को स्वीकारा जाता है। बताइए ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? बताइए भूगर्भीय ऊर्जा को, प्राकृतिक गैस को, हाइड्रोजन को, या फिर पेट्रोलियम को? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच प्रयोग में आता है? बताइए प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच प्रयोग में आता है? बताइए ऑप्टिकल कांच आता है, पायरेक्स कांच आता है, सोडियम कांच आता है, या फिर सेफ्टी कांच आता है? तो बताइए प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच प्रयोग में आता है? तो देखिए पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए जो है पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। बताइए रोडियस प्रजातियां जो होती हैं ये माता पिता की देखभाल दर्शाती हैं। मीठे पानी के संभोग को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके, घोंसला बना करके, बच्चों को मुख में ले करके, अंडे या क्षेत्रों की रक्षा करके, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीठे पानी के संभोग को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? बताइए, सुंदरबन परियोजना है, प्रोजेक्ट टाइगर है, लायन प्रोजेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण जो है ये कब होता है? बताइए, रात्रि में होता है, दिन में अथवा रात्रि में होता है, दिन में अथवा रात्रि में होता है, या फिर केवल दिन में होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये दिन में भी होता है और रात्रि में भी होता है, क्योंकि रात्रि में जो है कुछ शैवाल या पौधे होते हैं जिसमें जो है प्रकाश संश्लेषण जो है चंद्रमा के प्रकाश से भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, मृत जीवों के अपघटक हैं। बताइए, मृत जीवों के अपघटक कौन से होते हैं? बताइए, वायरस हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मृत जीवों के अपघटक जो होते हैं ये मृत जीवों के अपघटक जो होते हैं कौन कौन होते हैं? तो ये जो है जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, और कौन होता है? और कवक भी होते हैं। तो जीवाणु और कवक जो है ये दोनों जो है अपघटक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।